अपने खुफिया एजेंट ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया कि तुम फिक्र न करो, हम इसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हें जहाज से यूरोप के एक मुल्क में जाना होगा। मैं अपने एजेंट का चेहरा तकने लगा कि ये उसने क्या कह दिया है, मैं यूरोप जाकर क्या करूंगा। जब मैंने उसे यही सवाल किया तो उसने मेरे कांधे को आहिस्ता से दबाया और बोला, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा। अब तुम जल्दी से सोनिया को तैयार करो, तुम भी तैयार हो जाओ, हम रात 9:15 बजे वाली गाड़ी में चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे। मैंने पूछा, चंडीगढ़? अपने एजेंट ने अपने होंठों पर उंगली रख दी। मैं चुप हो गया। उसने मेरे करीब होकर कहा, इस होटल वाले दोस्त को भी मत बताना कि तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, मैं तुम्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। यह कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद करोंडिया मेरे कमरे में आ गया और पूछने लगा कि क्या प्रोग्राम बना है। मैंने उसे कहा कि अपना एजेंट हमें रात को पुतली घर के करीब किसी जगह छुपा कर रखना चाहता है, जहां से वो रात के पिछले पहर हमें लेकर सरहद की तरफ रवाना होगा। करोंडिया को मैंने चंडीगढ़ के बारे में कुछ न बताया। वो बोला, ये लोग तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, हमारी पहुंच तो बड़ी महदूद है। उसने तुम्हें बता दिया है कि पुतली घर कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, हाँ, एक खास जगह पहुंचने के लिए मुझे कहा गया है। करोंडिया ने फौरन कहा, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे नौकरों की नजरों में आ गए हो, कहीं कोई मुसीबत में नाजिर हो जाए, मुझे यही डर है। मैंने सोनिया को सारी बात समझाई। वो उसी वक्त तैयार हो गई। मैंने उसे साथ लिया और होटल से निकलकर हॉल बाजार में से गुजरते दरवाजे पर आकर एक साइकिल रिक्शा करवाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। अगरचे गाड़ी छूटने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन ये वक्त रेलवे स्टेशन पर गुजारना चाहता था। मैंने चंडीगढ़ के 2 टिकट खरीदे और सोनिया के साथ प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर आकर बैठ गया। मैं सर से पांव तक सिख बना हुआ था और सोनिया भी सिखनी ही लगती थी। मैंने एहतियात के तौर पर उसे हिदायत कर रखी थी कि वो अपने दुपट्टे का जरा सा घूंघट यूं निकाल कर रखे कि आसानी से कोई उसकी शक्ल न देख सके। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म की रोशनियों और मुसाफिरों के हुजूम में अपने एजेंट साधु को ढूंढ रही थी। वो अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने जेब से ग्रंथ साहब का गटका निकाल लिया। मैंने ग्रंथ साहब का आवाज बुलंद विर्द शुरू कर दिया। मैं इंटेलिजेंस वालों की नजरों को धोखा देना चाहता था। बैठे बैठे बड़ी मुश्किल से 1.25 घंटा गुजरा। हमारे बेंच पर सोनिया की दूसरी जानिब एक हिंदू औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी, उसे साड़ी के पल्लू आगे किए दूध पिला रही थी। उसने सोनिया से बात शुरू कर दी कि वो कहाँ जा रही है। सोनिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने जल्दी से हिंदू औरत से कहा, बहन जी, ये मेरी पत्नी गूंगी है। हिंदू औरत किसी कदर अफसोस का इजहार करते हुए बोली, राम राम, इतनी सुंदर पत्नी और गूंगी, प्रभु की लीला है। मैं दोबारा ग्रंथ की बानी पढ़ने लगा। सोनिया को मैंने इशारा दे दिया था कि वो अब जबान से एक लफ्ज भी ना निकाले। ये पेशबंदी मैंने इसलिए की थी कि सोनिया के मुंह से बेएहतियाती से निकला हुआ कोई लफ्ज हमें किसी मुश्किल में फंसा सकता था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की नकलो हरकत में तेजी आ गई। सिख और हिंदू कुली रेलवे लाइन के करीब प्लेटफॉर्म के किनारे पर कतार बनाकर बैठते चले गए। मालूम हुआ कि चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी आ रही है। कुछ देर बाद गाड़ी के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए। मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर कोई सामान उठाए डिब्बे की तरफ बढ़ा। अजीब अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया जो हमारे लिए बड़ा साजगार था। हिंदू औरत भी अपने बच्चे को लेकर कुली के सर पर सामान रखवा कर गाड़ी की तरफ चली गई। हमारा बेंच खाली हो गया। मैंने सोनिया की तरफ देखे बगैर कहा, अब तुम गूंगी ही बनी रहना, हमारा आदमी बस आता ही होगा। सोनिया ने सरगोशी में कहा, अगर वो ना आया तो क्या करेंगे? मैंने बड़े सुकून से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी ये जुमला मेरी जबान पर ही था कि मुझे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंट साधु आता दिखाई दिया। वो बड़ी शान बेनियाजी से चलता हुआ हमारे करीब ही बेंच पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा रेलगाड़ी की तरफ था। उसने आहिस्ता से कहा कि सामने वाले डिब्बे से पीछे की जानिब तीसरे डिब्बे में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें चंडीगढ़ के स्टेशन पर मिलूंगा, जालंधर से गाड़ी बदलनी होगी। वो उठकर चला गया। उसके जाते ही मैंने सोनिया को लिया और एजेंट के कहने के मुताबिक एक डिब्बे में मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गया। डिब्बे में काफी रश था। हम दोनों लोगों के सामान के पास फर्श पर ही बैठ गए। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल खामोश थी। ठीक वक्त पर इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ खिसकने लगी। अमृतसर से जालंधर तक का फासला 40 मील तक का था। ट्रेन चूंकि तकरीबन हर छोटे स्टेशन पर ठहरती थी, इसलिए यह सफर 2 घंटे में तय हुआ। तकरीबन आधी रात के वक्त ट्रेन जालंधर पहुंची, जहां से हमें चंडीगढ़ के लिए गाड़ी बदलनी थी। हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई। अब जालंधर के प्लेटफॉर्म खाली रह गए। मैंने एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ को ट्रेन सुबह 4 बजे जाएगी। अब एक बार फिर मेरी निगाहें अपने एजेंट को तलाश कर रही थी। खाना हमने अमृतसर वाले होटल में ही खा लिया था, जहां मौसम भी खुशगवार था। आसमान उसी तरह अबरालू था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। हम प्लेटफॉर्म पर जरा आगे जाकर एक बेंच पर बैठे थे। सोनिया ने अब मुझसे तफसील मालूम करनी चाहिए कि चंडीगढ़ हम क्यों आए हैं और यहाँ से कौन सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैंने उसे बताया कि हमें किसी दूसरे तरीके से बॉर्डर पार करवाया जाएगा।
मैंने उसे ये बताने की जरूरत महसूस न की कि मैं हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक उसके साथ वतन वापस नहीं जा रहा। सोनिया खामोश हो गई। एक रेडी वाला चाय बेचता हमारे करीब से गुजरा तो हमने उससे 2 कप चाय लिए और वहीं बैठे पीने लगे। रेडी वाला हमसे ज्यादा दूर नहीं था। इतने में मुझे प्लेटफॉर्म के दरवाजे की जानिब से अपने एजेंट की शक्ल दिखाई दी। वो साधु के ही भेस में चला रहा था। उसने हमें देख लिया। वो हमारे बेंच से थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया। हमने जल्दी जल्दी चाय पीकर कप रेडी वाले को दे दिया। सोनिया का कप भी उसके हवाले किया। रेडी वाला आगे निकल गया। एजेंट ने हमारी तरफ देखे बगैर कहा, बाबा लोग, रात को चाय पीना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता था कि हम रेडी वाले को करीब खड़ा करके चाय पीते। दुश्मन मुल्क में भेस बदलकर सुराग रसानी करने के कुछ आदाब और उसूल होते हैं। ये बात उनके मनाफी थी। अपना एजेंट फर्श से उठकर हमारे सामने प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। वो हमारे सामने से गुजरते हुए बोला, आइंदा इस तरह किसी रेडी वाले को अपने सामने खड़ा होने की दावत मत देना। वो आगे निकल गया। पलट कर वापस आया तो दूसरी बार सामने से गुजरते हुए बोला, चंडीगढ़ में एक रोज गार्डन है, तुम लोग रोज गार्डन के पिछले गेट के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चल दिया। हमारे इर्द गिर्द हमारे सिवा दूसरा कोई मुसाफिर नहीं था। प्लेटफॉर्म दूर तक वीरान था। इसी तरह रात गुजरती चली गई। सोनिया को नींद आने लगी थी। मैंने उसे वहीं बेंच पर लेट जाने को कहा और वो दूरी होकर बेंच पर लेट गई। मैं गुरबानी का जाप करने लगा। रात ढलती गई और फिर पौ फट गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई। चंडीगढ़ को जाने वाली गाड़ी जालंधर ही से तैयार हुई थी। रवानगी से आध घंटा पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोनिया को जगाया और 3rd क्लास के एक डिब्बे में घुसकर कोने में अपनी जगह बना ली। डिब्बे में चंद एक ही मुसाफिर थे। टॉयलेट में जाकर हमने बारी बारी मुंह धोया। मैं खिड़की के पास सीट पर बैठकर दाढ़ी के बालों में लकड़ी की छोटी सी कंघी फेरने लगा। सोनिया को एहतियात के तौर पर मैंने ऊपर वाली परत पर लिटा दिया ताकि वो खामखा दूसरों की नजरों में आने से बच जाए। डिब्बे में मजीद कुछ हिंदू मर्द, औरतें और कुछ सिख मुसाफिर आकर बैठ गए। आखिर ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गई। चंडीगढ़ का इलाका सतह मुर्तफा का इलाका है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का दामन कहलाता है। उस इलाके में मैदानों और पहाड़ों दोनों की कैफियत मौजूद है। मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा था। इस एतबार से मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी क्योंकि ये मशरकी पंजाब का सदर मकाम था। दिन निकल आया था कि ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। मैंने सोनिया को उठाया और हम स्टेशन से बाहर आ गए। एक साइकिल रिक्शे पर बैठे और उसे रोज गार्डन चलने को कहा। साइकिल रिक्शा चंडीगढ़ की कुशादा साफ सुथरी सड़क पर चलने लगा। शहर बेदार हो चुका था। मुसाफिरों से भरी हुई बसें सड़क पर से गुजर रही थी। रिक्शे वाले ने रोज गार्डन के करीब पहुंचकर पूछा कि हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे। मैंने कहा, भैया तुम हमें उतार दो, हम ब्लॉक खुद ही ढूंढ लेंगे। हम रोज गार्डन के अकबी गेट के पास आए तो देखा कि हिंदू और सिख मर्द बाग की रविशों पर सैर करते फिर रहे थे। गेट की एक जानिब गहरा नाला था जिसमें दूर नीचे पानी बह रहा था। किनारे पर ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी थी। हम झाड़ियों की ओट में इस तरह बैठ गए जैसे सस्ता रहे हों। यहाँ ज्यादा बैठने से हम पर शक किया जा सकता था। मैं उठकर झाड़ी के आगे यूं टहलने लगा जैसे सैर करने वहां आया हुआ हूँ। दूर से एक टैक्सी आ रही थी। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। उसमें से हमारा एजेंट इस हुलिये में निकला कि उसने पतलून और सफेद कमीज पहन रखी थी। दाढ़ी मूछ उसकी साधु के हुलिये में भी नहीं थी। मुझे देखते ही बोला, मामा जी आइए, मैं टैक्सी ले आया हूँ। मामी जी कहाँ है? मैंने सोनिया की तरफ इशारा किया। वो झाड़ी की ओट से निकल आई। हम टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी किसी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। हमारा एजेंट अगली सीट पर बैठा था। उसने गर्दन घुमा कर देखा। बोला, मुझे पूरी आशा है मामा जी कि आपका वीजा आज लग जाएगा। क्षमा कर दीजिए, आपको वीजे के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं समझ गया कि हमें किसी मुल्क के हाई कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया जा रहा है, मगर चंडीगढ़ में हमारे मुल्क का हाई कमीशन नहीं था। फिर हम किस मुल्क के हाई कमीशन में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एजेंट से कहा, कष्ट की कोई बात नहीं है पुत्र, अब वाहिगुरु की कृपा से वीजा लग जाना चाहिए। वो बोला, आपका केस बड़ा स्पेशल है मामा जी, आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, वीजा जरूर मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारा एजेंट टैक्सी ड्राइवर को गोशगुजार करने के लिए कह रहा था। ये उसका अपना तरीक़ेकार और हिकमत अमली थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। टैक्सी अब बड़े कुशादा और खूबसूरत इमारतों वाले इलाके में दाखिल हो गई थी। फिर वो एक शानदार बंगले के गेट की एक जानिब रुक गई। मैंने बाहर निकलकर बंगले के बाहर लगा हुआ पीतल का बोर्ड देखा। वहाँ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में एक एशियाई मुल्क का नाम लिखा था। मुझे उस मुल्क का नाम जाहिर करने की इजाजत नहीं, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त है। एजेंट ने टैक्सी वाले को रुख्सत किया और हमें लेकर हाई कमीशन के गेट में दाखिल हो गया। अब वो हमारे बिल्कुल साथ चल रहा था। आहिस्ता से बोला, उस तरफ हाई कमीशन के दफातर हैं, जहां हम नहीं जाएंगे।
सामने यही सड़क दाएं जानिब छोटी सी कोठी की तरफ जाती है। ये हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह है। हम उधर को मुड़ जाएंगे। हम हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के अकबी बरामदे में आकर बांसों की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारा एजेंट एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सोनिया कहने लगी, ये तो हाई कमीशन है। मैंने आहिस्ता से कहा, लगता है हम इसी मुल्क की वसातत से वतन पहुंचेंगे। अब कोई बात न करना। कोई 10 मिनट के बाद हमारा एजेंट बाहर निकला और इशारे से हमें अपने साथ आने को कहा। हम एक सजे सजाए कमरे में आ गए जो एयर कंडीशन था। इस कमरे से मोहलक साथ साथ बने हुए 2 बेडरूम थे। एजेंट ने सोनिया को पहले वाले बेडरूम में ले जाने के बाद कहा कि तुम यहाँ आराम करो, और मुझे दूसरे बेडरूम में ले आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अब तुम्हें सिख ही बनकर रहना पड़ेगा। सोनिया को हम इस हाई कमीशन की वसातत से कल शाम के वक्त नई दिल्ली और फिर वहां से बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंचा देंगे। सब इंतजाम हो चुका है। मैंने कहा, मेरे बारे में क्या हिदायत है? क्या मेरा यूरोप जाना बहुत जरूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया और सोफे पर बैठते हुए कहा, इस सिलसिले में तुम जरूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे। थोड़ी देर में वो तुमसे फोन पर बात करेगा। मैंने ताजुब का इजहार किया और कहा कि मेरा बॉस यहाँ चंडीगढ़ में कैसे आ गया? वो तो अपने वतन अजीज में है। एजेंट बोला, वो वहीं से तुमसे बात करेगा। बेड के पास तपाई पर फोन पड़ा था। इस फोन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि क्या वो मुझे तफसील से कुछ नहीं बता सकता। उसने जवाब दिया, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, और हाँ, सोनिया के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र न करो। अब वो तुम्हारा दर्द सर नहीं है। हमने उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए सिफारती सतह पर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन ये भी जरूरी था क्योंकि मिस्र भी हमारा दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें उसकी इज्जत और वकार का भी पास है। बहरहाल तुम इस फोन के पास ही बैठे रहना। मैं सोनिया के लिए नाश्ते का कहकर आता हूँ। एजेंट चला गया। मैंने बेडरूम का जायजा लिया। बिल्कुल जदीद किस्म का कमरा था। दीवारों पर कोई कैलेंडर या तस्वीर या मोनोग्राम नहीं था। मालूम होता था कि ये मेहमानों के लिए बनाया गया है। दीवार के ऊपर लगा हुआ एयर कंडीशनर चल रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा। उसके साथ ही हमारा एजेंट भी कमरे में आ गया। उसने फोन की घंटी की आवाज सुनकर इशारा किया कि रिसीवर उठाओ, ये तुम्हारा ही फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कोड नंबर ये है, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? मैंने आवाज पहचान ली। ये हमारे पुराने बॉस चौधरी साहब की थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। मैंने उनका कोड नंबर सुन लिया था। ये वही कोड नंबर था जो उन्होंने कुछ अरसा पहले मुझे बताया था। अब मैंने भी अपना कोड नंबर बता दिया। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने कहा, हमारा एजेंट नंबर 11 तुम्हारे साथ है। वो जैसा कहे वैसा ही करना। तुम जो चीज अपने साथ लाए हो वो उसके हवाले कर दो, वो हम तक पहुंच जाएगी। तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी चीज खुद लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ से आवाज हवा में गायब होकर बिखर सी जाती थी। साफ मालूम हो रहा था कि सरहद पार से वायरलेस पर बातचीत की जा रही है। बीच बीच में बातचीत का राब्ता यकलख्त मुनक़ता भी हो जाता। चौधरी साहब की आवाज आई, तुम्हारी खिदमात वतन के लिए बहुत कीमती हैं। हम इनकी कदर करते हैं। अभी तुम्हारे वतन वापस आने का वक्त नहीं आया। हमारा आदमी तुम्हें सब कुछ बता देगा। खुदा हाफिज। गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। मैंने रिसीवर रख दिया। अपना एजेंट मेरे करीब ही सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें एक इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। मैंने बेजारी से कहा, सारे मिशन अहम और नाजुक ही होते हैं। उसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, जब तुम्हें नए मिशन की तफसीलात बताई जाएंगी तो तुम खुद ही कह उठोगे कि ये बड़ा मुश्किल मिशन है। उसने जैसे मेरे तजुर्बे और मेरे कमांडो की हैसियत से मेरी जुर्रत और महारत को चैलेंज किया था। मैंने कहा, माफ करना भाई, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे लिए कोई मिशन मुश्किल नहीं। वो मुस्कुराया, सोफे से उठा और बोला, तुम्हारा नाश्ता आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम नाश्ते के बाद कुछ देर इस बिस्तर पर लेटकर आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। सोनिया की फिक्र न करना, वो यहाँ से एक फैमिली की खवातीन में पहुंचा दी जाएगी। यह कहकर वो बाहर निकल गया। अपने बॉस चौधरी साहब से बात करने के बाद मुझे सोनिया की जानिब से इत्मीनान हो गया था। एक तरह से वो पाकिस्तान पहुंचा दी गई थी। इन लोगों का तरीक़ाकार भी मेरे लिए कुछ अजनबी नहीं था। ये ऊंची सतह की सिफारतकारियां थीं। ऊपर की सतह पर 2 दोस्त मुल्क गैर मुमालिक में रहते हुए भी एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं और अपने महदूद वसाइल और इख्तियारात के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे के काम आते हैं। हमारे दोस्त मुल्क का हाई कमिश्नर भी इन्हीं उसूलों पर कारबंद रहते हुए हमारा काम कर रहा था, जिसकी वसातत से 2 रोज बाद सोनिया वापस पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मेरा मसला अभी तक जूं का तूं था। ये बात मुझ पर वाज़ेह नहीं हो रही थी कि मेरा मिशन क्या है और ये किस किस्म का मिशन है कि जिसके लिए मुझे इस कौंसल जनरल की वसातत से यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाया जा रहा है। 1 हफ्ता गुजर गया। इस असना में हिदायत के मुताबिक काउंसिल जनरल की रिहाइश गाह वाले गेस्ट रूम में ही रहा। सिर्फ एक मुलाजिम मुझे चाय और खाना वगैरह और जरूरी
ज़रूरियात की अशिया दे जाता। 8वें रोज हमारा एजेंट आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बहुत जी चाहा कि उससे पूछूं कि मुझे कब तक इस बेडरूम में रखा जाएगा, लेकिन मैं खामोश रहा। वो मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गया। उसने भी मेरी कैद तन्हाई के बारे में कोई बात न की। ब्रीफकेस को खोला और उसमें से एक पासपोर्ट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने पासपोर्ट खोल कर देखा। यह पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के महकमा पासपोर्ट की जानिब से इशू किया गया था। उस पर मेरी इसी हुलिये की तस्वीर लगी थी जिस हुलिये में मैं उस वक्त था। मेरी तस्वीर के नीचे जोगिंदर सिंह लिखा था। बाप के नाम की जगह धर्मिंदर सिंह लिखा था। मेरी तस्वीर हमारे एजेंट ने मेरे यहाँ आने के दूसरे रोज ये कहकर बनवा ली थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रीफकेस में 2 रिसाले, एक किताब और एक नोटबुक थी।